हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो साथियों, आप जानते हैं कि हम लोग जनरल स्टडीज का अध्ययन कर रहे हैं। जनरल स्टडीज में अभी हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। एंशिएंट हिस्ट्री में आप जानते हैं कि हमने एक क्लास के माध्यम से जो है प्राचीन भारतीय इतिहास के जो स्रोत हैं, जिसमें साहित्यिक स्रोत और उसके बाद पुरातात्विक स्रोत, फिर उसके बाद प्रागैतिहासिक काल जिसमें पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उसके बाद नव पाषाण काल, फिर हम हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, फिर वैदिक संस्कृत के बारे में, फिर उसके बाद जैन धर्म, बौद्ध धर्म, और उसके बाद जो है हम लोग महाजनपद काल, जो 16 महाजनपद थे उनसे संबंधित जो इंपॉर्टेंट चीजें थी, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, जहां से फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन अभी आप लोगों के जो एग्जाम्स रिसेंटली हुए उनमें बने हैं और या आगे बन सकते हैं, तो उन टॉपिक को हम लोगों ने कवर किया था और उससे संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से हम लोगों ने चीजों को डिस्कस किया था। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चूंकि जो 16 महाजनपद थे उनसे संबंधित हम लोगों ने देखा था, जहां पर काशी, कौशल, अंग, मगध, वज्रवत्स, मल्लचेद, कुरु, पांचाल ये सब थे। उनमें संबंधित जो एक जो महाजनपद है जिसे मगध के नाम से जानते हैं, आज हम उसके उत्कर्ष और उसके बाद साम्राज्य का विस्तार कैसे होता है उससे संबंधित चीजों को हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे, जिसमें हम हर्यक वंश से लेकर के मौर्य साम्राज्य तक की चीजों को देखने वाले हैं। जिसमें अगर हम बात करें तो हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, उसके बाद फिर जो है उधर आपका मौर्य वंश और उसके बाद शुंग वंश, और चीजों को धीरे धीरे करके हम उन इंपॉर्टेंट चीजों को कवर करने वाले हैं जहां से आपके लिए क्वेश्चन बन सकते हैं या अभी आपके रिसेंटली एग्जाम्स में बने हुए हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि जो कुछ भी मैं पढ़ाता हूं, बोलता हूं, सब कुछ लिखे हुए फॉर्म में आपको मिल जाए, तो आप मेरे इस नंबर 95 65 27 24 42 इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट कर लीजिए। एक छोटी सी फीस रखी, उस फीस को पे करके आप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जहां पर सब कुछ आपको लिखे हुए फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है, उसके साथ साथ वहां पर प्रैक्टिस टेस्ट और सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बिल्कुल टू द पॉइंट चीजों को तैयार किया गया है। आइए यहां से वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर प्राचीन भारत में राज्य निर्माण की प्रक्रिया का केंद्र जो है मगध बनता है। ये एक शक्तिशाली जो है महाजनपद बन करके आगे निकलता है। ठीक है, हम यहाँ पर बात करते हैं मगध पर। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये है मगध। ठीक है, ये मगध आप मैप में देख सकते हैं, और इसके पास में देखिए वैशाली है, कौशल है, मद्र है, तो इस तरीके का है। और यहाँ पर जो एक शक्तिशाली जो वंश बन करके आया वो था हर्यक वंश। ठीक है, हर्यक वंश का प्रथम शासक जो 544 ईसा पूर्व से लेकर के 492 ईसा पूर्व तक शासन करता है। ठीक है, जिसका नाम क्या था? बिंबिसार। जी हाँ, कूटनीति और विवाह से इसने अपने साम्राज्य का धीरे धीरे करके विस्तार करता है। ठीक है, अगर यहां पर हम बात करें सबसे पहले तो इसने क्या किया कि अंग, ठीक है, चूंकि वहां पर एक महाजनपद था, अंग भी था यही, और अंग पर इसने क्या किया? विजय प्राप्त किया। बिंबिसार ने अंग पर अधिकार करके उसका जो शासन था वो अपने पुत्र, जो इसका लड़का था जिसका नाम अजातशत्रु था, उस पर उसको सौंप देता है। किसको? अजातशत्रु, अपने पुत्र को। ठीक है, उसके बाद फिर इसने अपने साम्राज्य का जो विस्तार था वो वैवाहिक माध्यमों से भी किया। उस समय बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध द्वारा भी साम्राज्य को मजबूत किया, जिसमें जो है उसने कौशल राज की पुत्री जिसका नाम महाकोशला था। ठीक है, यहाँ पर ये देखे, यहाँ से महाकोशला से इसने क्या कर लिया? शादी कर लिया, और शादी करके इसने दहेज में जो है काशी को प्राप्त कर लिया। अब देखो, अलग अलग तरीके से दहेज भी लेकर के भैया अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था। फिर उसके बाद इसने जो है वैशाली पर, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वैशाली जो इसका सटा हुआ था, जो वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी चेल्लड़ा या चेलना नाम है, उससे विवाह कर लिया इसने। और ये जो है इसी के गर्भ से अजातशत्रु का जन्म होता है। तो इससे भी अपने साम्राज्य, देखो यहाँ पर पास वैशाली भाई ससुराल हो गई, तो वहां से कहाँ लड़ाई होगी? ठीक है, उसके बाद ये कौशल पर अपना अधिकार इसने कर ही लिया था, यहाँ पर शादी कर लिया। उसके बाद इस तरीके से जो आसपास के क्षेत्र थे उनमें अपना मैत्रीपूर्ण व्यवहार इसने रखने का प्रयास किया। मद्र देश जो यहाँ पर आप देख सकते हैं इतनी दूर था, इसके प्रधान की पुत्री जो क्षेमा थी उससे भी विवाह कर लिया। चूंकि ये शक्तिशाली था भाई, अंग की तरह अगर नहीं विवाह करते तो अधिकार कर लेता, ताकतवर था भाई, वीर हो गया वसुंधरा, आप समझते ही है। तो इस तरीके से इसने जो है अपने राज्य का विस्तार किया। अब इसने मैत्रीपूर्ण इसका संबंध यहाँ पर देखें तो अवंती, क्योंकि एक महाजनपद अवंती भी था, अवंती के राजा जो चंद प्रदोत के उपचार हेतु उसने जो है अपना राज्य वैद्य जो था जीवक, उसको इसने भेजा था। तो इससे भी जाहिर सी बात है उसके उपचार के लिए भाई अगर ध्यान दे रहा है तो कहीं ना कहीं आदमी का ही दुश्मनी रखेगा। उस समय इतनी चीजें भी नहीं थी। अब उसके बाद अजातशत्रु जो है गद्दी पर बैठता है। अजातशत्रु की अगर हम बात करें तो 492 ईसा पूर्व में ये गद्दी पर बैठा, और कब? अपने पिता की गद्दी जो है गले को कलम करके जो है ये गद्दी पर बैठता है, यानी पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठा। जिस पिता ने इसको जो है अंग पर अधिकार करके उस पर शासन करने के लिए दिया, उसी को जो है मार करके, उस समय इसका नाम था कुड़िक, ठीक है, इसका उपनाम था, और अजातशत्रु नाम से टाइटल से ये गद्दी पर बैठता है।
फिर सैन्य का विस्तार करता और लंबे संघर्ष के बाद काशी वज्र, चूंकि बिम्बिसार की मृत्यु के बाद चूंकि उसने हत्या किया था तो तमाम तरीके से विद्रोह भी होने लगे थे, तो उन पे जो है उनको जो है अपने संघ में मिलाया, मगध में मिलाया, ठीक है। और प्रमुख मंत्री इसका वज्रकार था, क्योंकि वज्र संघ को तोड़ने में कूटनीतिक एक संघ था उस समय, वज्र संघ। उस संघ के थ्रू क्या होता था कि राजा एक दूसरे से जो है लड़ाई नहीं करे, जिससे शांत पूर्वक तरीके से अपना जो है सब लोग अपने राज्य पर शासन कर सके, इसलिए एक संघ बना हुआ था। उस संघ को इसने तोड़ मोड़ करके जो है अपने साम्राज्य का विस्तार करने का प्रयास किया। फिर उसके बाद इसने जो है राजधानी इसकी थी, मगध की पहली राजधानी क्या थी? राजगीर थी। क्या थी? राजगीर, जिसको जो है गिरिव्रज के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन बनता है और कई बार बना हुआ है, तो इतना आपको यहाँ पर जाना जा सकता है। अवंती के साथ इसकी लंबी जो है शत्रुता चलती है। तो यहाँ पर अब धीरे धीरे अगर हम देखें तो यहाँ पर इसके भी शासनकाल का जो है अंत होता है। अब आगे हम यहाँ पर देखते हैं पाटलिपुत्र की स्थापना। जी हाँ, पाटलिपुत्र की स्थापना की जब हम बात करते हैं और नंद वंश का यहाँ से धीरे धीरे उदय होता है, तो इसमें जैसे इसने अपने अजातशत्रु ने अपने पिता की मृत्यु मतलब हत्या करके गद्दी पर बैठा था, उसी तरीके से इसका पुत्र, जिसका क्या नाम था? उदयन। क्या नाम था? उदयन ने, इसने भी अपने पापा की हत्या करके साम्राज्य पर आधिपत्य कर लिया और उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना किया और उसे मगध की राजधानी बनाया। जो मगध की राजधानी अभी तक क्या थी? यहाँ पर राजगीर या गिरिव्रज थी, अब इसने जो है पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखें गंगा सोन संगम पर पाटलिपुत्र की स्थापना करके उसे अपनी राजधानी बनाया। इस वंश का यानी हर्यक वंश का जो अंतिम शासक था, जिसका नाम था नागदशक, उसने जो है उसका जो अमात्य था, जिसका नाम क्या था? शिशुनाग ने जो है उसकी हत्या कर दिया, नागदशक की, चूंकि वो कमजोर शासक था। हत्या करके एक नए वंश की, शिशुनाग वंश की स्थापना करता है, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं आसानी से गद्दी तो मिलती नहीं है, तो मारपीट करना ही पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए अब इसकी जो महत्वपूर्ण उपलब्धि की अगर हम बात करें, अवंती को जीतकर मगध में इसने मिलाया और नंद वंश, जिसे महापद्म नंद यानी के नाम से भी जाना जाता है, और शिशुनाग ने वैशाली को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। ये भी क्वेश्चन बनता है, किसको इसने अपनी दूसरी राजधानी बनाया था? तो वैशाली को इसने अपनी दूसरी राजधानी बनाया। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक पुनः जो है अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र लेकर के चला गया। तो इतना आपको इसके बारे में जानना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली कभी कभार पूछे जाते हैं, तो इतना आप इसको जान ले। और यहाँ पर देखें तो इसने जो है एक राठ और एक छत्र की उपाधि धारण किया। और अंतिम जो शासक था इसका घनानंद वंश का अंतिम शासक था, जिसे यूनानी विवरण में अग्रमीज कहा गया। क्या कहा गया? अग्रमीज कहा गया है। और घनानंद सिकंदर का समकालीन था, आप जानते हैं अंतिम शासक था। इसी के पैरेलल में अब हम सिकंदर के बारे में देखें। सिकंदर के आक्रमण की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले उसने जो है तक्षशिला को, चूंकि सिकंदर जो है ना भारत में खैबर दर्रा पार करके, ये क्वेश्चन बना है, कई बार बना है, सिकंदर जो है भारत में कैसे प्रवेश करता है, तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं किससे? खैबर दर्रा पार करते हुए इसने भारत पर जो है भारत में प्रवेश किया। उसके बाद यहाँ पर अगर देखें तो ये जो है तक्षशिला में के शासक आम्भी ने आत्मसमर्पण कर दिया। उस समय जो तक्षशिला का शासक था आम्भी, उसने भैया अपनी पगड़ी उठा के दे दिया कि ऐसा है भैया, हम तुमसे लड़िए हो ना, तुम आओ, तुम्हें क्या चाहिए, हम तुम्हारी मदद करेंगे। क्योंकि वो जान रहा था इस सिकंदर पहले से उसकी शक्ति से, सिकंदर की शक्ति से डर गया। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा शासक जिसे हम पोरस के नाम से जानते हैं, उसने जो है बितस्ता या झेलम नदी के किनारे पोरस के साथ एक भीषण युद्ध होता है, सिकंदर के साथ जो है युद्ध करता है। हालांकि लास्ट में पोरस जो है हार जाता है, लेकिन इसने बहुत बहादुरी से युद्ध किया था और बहादुरी से युद्ध करने की वजह से सिकंदर इससे बहुत प्रभावित होता है और प्रभावित होकर के उसके राज्य को वापस कर देता है। तो आगे देखते हैं यहाँ पर मौर्य साम्राज्य की नींव, इसमें देखिए यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, आप जानते हैं। फिर नंद वंश का अंत होता है। यहाँ पर देखें चाणक्य की सहायता से घनानंद की हत्या करके, आप जानते हैं कि इतिहास में बहुत ज़्यादा उल्लेख मिलता है इसका कि घनानंद ने चाणक्य की जो है इंसल्टी की थी, बेइज्जती की थी, जिसका बदला लेने के लिए जो है चाणक्य ने डिसाइड किया और एक चरवाहा का लड़का जो चंद्रगुप्त था, जिसको उन्होंने ट्रेंड किया और उसके बाद वो जो है फिर मिल करके आक्रमण करते हैं और धीरे धीरे करके जो है घनानंद की हत्या हो जाती है और यहाँ से मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है, ठीक है। तो जो उल्लेखनीय चीजें जो जहां से क्वेश्चन बनता है आपके लिए, उन चीजों को अगर हम यहाँ पर देखें तो इस दौरान विदेशी संघर्ष भी होता है, क्योंकि सिकंदर भारत जीतने आया हुआ था इसी के पैरेलल में। तो उसका सिकंदर का जो सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, उसने जो है उससे भी युद्ध होता है चंद्रगुप्त मौर्य का। तो चंद्रगुप्त मौर्य क्या करता है? उनको पराजित कर देता है और पराजित करने के बाद उसको मिलता है हेरात, कंधार, काबुल और मकरान। ये क्षेत्र फिर जो है चंद्रगुप्त मौर्य के हिस्से में हो जाता है। अब उसके बाद ये सेल्यूकस की पुत्री जो कार्नेलिया थी, उससे चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसके बारे में जो हमें जानकारी प्राप्त होती है वो अर्थशास्त्र
कौटिल्य का, ठीक है। विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस जो नाटक है उसके बाद उससे जानकारी प्राप्त होती है। मेगास्थनीज की इंडिका। तो ये क्वेश्चन बनते हैं कि जो है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में किन स्रोतों से जानकारी प्राप्त होती है, तो ये प्रमुख स्रोत है, ठीक है। और ये यहाँ पर अगर हम देखें तो जैन धर्म को इसने स्वीकार किया था। बहुत ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतनी चीजें जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। जैन धर्म को इसने स्वीकार किया क्योंकि इसलिए कि अगर आप देखें तो अशोक बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा प्रचारक था, बहुत बड़ा जो है अनुयायी था। तो यहाँ पर पूछा जा सकता है, आप लोगों के मन में कंफ्यूजन हो सकता है, अरे यार अगर जो है अशोक बौद्ध धर्म का था तो ये भी बौद्ध धर्म के होंगे, तो इस तरीके से। लेकिन ये क्या था, ये जैन धर्म को स्वीकार किए थे। और श्रवण बेलगोला में इन्होंने सलेखना पद्धति से अपना जो है प्राण त्याग दिया था। अब उसके बाद इनकी मृत्यु के बाद इनका लड़का जो बिंदुसार है, बिंदुसार नाम है, ठीक है, बिंबिसार नहीं बिंदुसार, आपको ध्यान देना है, जिसको अमित्रघात भी कहा गया है, ठीक है। अमित्रघात जो कि इसने जो है ये उपाधि अमित्रघात जो इसको दिया गया, अमित्रोचेटस या शत्रु विनाशक, ये जो है यूनानी लेखकों के द्वारा इनको ये टाइटल दिया गया है। ये गद्दी पर बैठता है और इस समय जो इसका विदेशों से संबंध है बहुत अच्छा था। कई चीजें इसका जो उल्लेखनीय है, मतलब अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों पर आपको देखने को मिलती हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें, सीरिया से इसका जो संबंध था वो बहुत अच्छा था। वहाँ के जो शासक थे, एंटियोकस जो राजदूत था जिसका नाम था डायोमेकस, वो दरबार में आया था क्योंकि इसने डिमांड किया था सीरिया नरेश से मदिरा की, सूखे अंजीर की और दार्शनिक की। तो दार्शनिक के रूप में कौन आया था, यहाँ पर डायोमेकस आया था, और मदिरा और सूखे अंजीर भी जो है सीरिया ने इनके लिए भिजवाया था। तो इतना क्वेश्चन बनता है, तो यहाँ पर इसको आपको जानना चाहिए। और ये भी आजीवक संप्रदाय का अनुयायी रहा, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं मिस्र का। मिस्र से इनका जो विदेशी संबंध था, जिसमें टाइली फिलाडेल्फस का जो राजदूत था डायोनोसियस, वो भी इनके समय में जो है दरबार में आया हुआ था, ठीक है। अब इनके समय में तक्षशिला विद्रोह होता है, जिसको दबाने के लिए इन्होंने पहले तो सुसीम को भेजा, फिर बाद में अशोक के माध्यम से, अशोक चूंकि इनका लड़का था, उसके माध्यम से इन्होंने जो है उस विद्रोह को दबाया। अब उसके बाद भारतीय इतिहास का एक ऐसा शासक जिसको बहुत जो प्रसिद्ध है, जिससे संबंधित क्वेश्चन बनते हैं, हालांकि यहाँ पर अगर हम देखें तो वो उसका नाम है अशोक, ठीक है। अशोक गद्दी पर बैठता है। अशोक को पहले शुरू में चंडाशोक कहते हैं, फिर बाद में धीरे धीरे धम्माशोक, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि चंडाशोक इसलिए कहा जाता है कि इसने ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अपने 99 भाइयों की हत्या करके गद्दी को हथियाया था, ठीक है। अब उस समय का यही रीति थी कि अगर आपको शासन सत्ता पाना है तो भाइयों को जो है आपको मारना पड़ेगा, या तमाम तरीके की चीजें थी। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो इसका जो राज्याभिषेक हुआ था आधिकारिक तौर पर, वो 269 जो है ईसा पूर्व में, ईस्वी में नहीं ईसा पूर्व में, ठीक है। इससे पूर्व उज्जैन का ये राज्यपाल रह चुका था। अब उसके 8 साल बाद कहा जाता है कि 261 ईसा पूर्व में इसका राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में इसने आक्रमण किया, जिसका वर्णन 13वें शिलालेख में है, ठीक है। 13वें शिलालेख, इसने कई शिलालेख लिखा है, लेकिन 13वें शिलालेख में इसका वर्णन है कर्लिंग युद्ध, जो कि बहुत ऐतिहासिक रहा। इस युद्ध में नरसंहार को देकर के, भीषण नरसंहार को देकर के इसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। इसको लगता है कि यार क्या कर रहा हूं मैं, ठीक है। फिर इसने जो है बौद्ध धर्म को अपना लिया। उल्लेखनीय है, बौद्ध धर्म और अशोक का बहुत गहरा रिश्ता बनता है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन बन जाता है कि बौद्ध धर्म का जो है इसने जो है किससे दीक्षा लिया था, तो ये कौन था, उपगुप्त। कई बार क्वेश्चन बना हुआ कि अशोक ने किससे जो है बौद्ध धर्म की दीक्षा लिया था, तो कौन था, उपगुप्त था, ठीक है। ये नाम आपको ध्यान देना है। और इनका जो पुत्र महेंद्र था, पुत्री संमित्रा थी, उसको बौद्ध प्रचार है तो इन्होंने श्रीलंका भेजा। ध्यान दीजिएगा भाई, भारतीय इतिहास के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो अभिलेखों से मिलती है, और अभिलेखों का प्रचलन की अगर हम बात करें तो यहाँ से इन्हीं के शासनकाल से होता। भारत में शिलालेख का प्रचलन जो है सर्वप्रथम अशोक से ही, अशोक ने ही किया था। शिलाओं पर यानी पत्थरों पर लिखने का जो प्रचलन था उसने किया। अब इसके दौरान जो है यहाँ पर देखिए इसका खोज इस तरीके से हुआ है, लेकिन इसमें जो है अगर हम बात करें तो इन अभिलेखों में इनका नाम मिलता है, और यहाँ पर इसको देवानाम प्रियदर्शी यानी जो है देवानाम प्रियदर्शी से इसको संबोधित किया गया, किसको, अशोक को, ठीक है, यानी देवताओं का प्रिय बताया गया है। इन्होंने जो शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख, गुहालेख यानी गुफाओं में जो लिखाया है, स्तंभलेख यानी पत्थरों के माध्यम से स्तंभ बना करके जो लिखा जाता था, शिलाओं पर लिखाया जाता था। और ये सब इसलिए लिखाए जाते थे क्योंकि राजा के आदेश होते थे, उनको अलग अलग तरीके से पत्थरों पर उकेर करके लोगों तक, जो जनता थी उन तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता था। कुल इनके 14 बृहद शिलालेख थे विभिन्न स्थलों पर, जैसे गिरनार,
कालसी सोपारा से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, पहला शिलालेख जिसमें जो है पशु बलि की निंदा और सभी मनुष्यों को संतान, मतलब आप देख सकते हैं जो आज भी अलग अलग जगहों पर पत्थरों के माध्यम से लगा दिया जाता है कि जो है ये फला क्षेत्र है, यहाँ पर ये वर्जित है, ये करना है, ऐसा करना। तो एक चीजें हैं वो आज के हजारों साल बाद हो सकता है खुदाई उदाई में फिर ये मिलेंगी। तो इस तरीके से चीजें उस समय इसने अशोक ने जो है किया कि भाई देखो ऐसा है, पशुओं की हत्या नहीं होनी चाहिए, ये बहुत गलत बात है, और मनुष्यों को अपना संतान उसने बताया था। ठीक है, पहले तो भैया खूब मारा अपने 99 भाइयों को, बाद में जब हृदय परिवर्तन हो गया तो फिर संतान बताने लगा। अब ये अलग हो सकता है, एक रणनीति भी हो सकती है कि इसकी सत्यता की जो है कोई खिलाफत ना करे। ठीक है, अब जो भी हो, अब उस समय कूटनीति भी हो सकते, राजा थे भाई वो। तो मनुष्यों और पशुओं के लिए इन्होंने निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था की। चेर चोल पांडव केरल पुत्रों का इन्होंने जो है उल्लेख किया है दूसरे अभिलेख में, शिलालेख में। तीसरा शिलालेख में युक्त रज्जुकों की नियुक्ति। और फिलहाल इतना कुछ जानना है, बाकी बहुत ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है। अब इसका जो सबसे महत्वपूर्ण है 13वां शिलालेख, जिसके बारे में अभी हमने बताया, जो कि पश्चाताप और विदेश नीति, जहां पर यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, विदेशों में से संबंध इन्होंने स्थापित किया, ये देख सकते हैं यहाँ पर विदेशों में संबंध स्थापित होता है। और यहाँ पर कलिंग युद्ध, जो कि प्रसिद्ध कलिंग युद्ध, अशोक के हृदय परिवर्तन का इसमें वर्णन है। और आठविक जातियां जो कि वनवासी जातियों को चेतावनी मिलती है, और विदेशी पड़ोसी जैसे धर्म विजय, 5 यमन राजाओं का उल्लेख, धर्म प्रचारक भेजे गए। और ये सब जो है यहाँ पर देखिए, एंटियोकस द्वितीय जो कि सीरिया से संबंध रखता है, टालमी द्वितीय जो कि फिलाडेल्फस मिस्र से संबंध रखता है, देख रहे हैं यहाँ पर। तो एंटियोगोनस जो कि मकदूनिया से संबंध, मगध सिरान से, अलेक्जेंडर एपीरस से, तो ये सब इनसे संबंधित थे, या मतलब विदेशों से संबंधित थे, इनका संबंध था। अब स्तंभ लेख की जब बात आती है तो यहाँ पर एक ये स्तंभ लेख या गुहा लेख, तो ये आप देख सकते हैं, ये स्तंभ लेख है। दीर्घ स्तंभ लेख कुल मिलाकर के 7 होते इनके पाए गए हैं। 7 राजाज्ञाओं को 6 स्थानों से मिले हैं। ठीक है, स्तंभ लेखों पर राजा की आज्ञाओं को लिखा जाता था। ठीक है, राजा का जो मतलब उनकी जो प्रचार उनकी जो बातें होती थी, उनके आदेश होते थे, उनको शिलालेख के माध्यम से जनता तक पहुंचाया जाता था। इसका अगर हम बात करें तो फिरोज शाह तुगलक द्वारा जो है दिल्ली टोपरा, यानी टोपरा से दिल्ली लाया गया था। किसको? ये इनका स्तंभ लेख था उसको, और दिल्ली से फिर जो है उसको मेरठ से दिल्ली लाया गया। इस तरीके से अगर हम बात करते हैं प्रयाग स्तंभ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, प्रयाग स्तंभ लेख किसका था? तो किसका था? अशोक का था। इसने जो कि पहले कहां प्राप्त हुआ था? कौशाम्बी में प्राप्त हुआ। यहां से क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछे गए हैं। ठीक है, और बाद में अकबर ने इलाहाबाद के किले में इसको रखवाया था। उसके बाद समुद्रगुप्त और जहांगीर का इसमें वर्णन भी है। अब इनका कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभार जो है आर्थिक नीति और लघु स्तंभ लेख से। ठीक है, तो ये रुगमन देय अभिलेख जो सबसे छोटा स्तंभ लेख है, और अशोक की लुम्बिनी जो कि बुद्ध जन्मस्थली यात्रा का इसमें वर्णन है। ठीक है, कर सुधार जो कि बलि से संबंधित है, और धार्मिक कर माफ किया गया, और इस तरीके से 1/6 से घटा करके 1/8 कर दिया गया। ये टैक्स को घटाया गया, उसका वर्णन किया गया है इसमें। कहाँ पर? रुक्मनदेही अभिलेख में ये क्वेश्चन बन सकता है। कौशाम्बी अभिलेख में इसे रानी का अभिलेख कहते हैं, जो कि रानी कारुआकी और पुत्र टीवर का उल्लेख इसमें है। इसके बाद इनका कुछ प्रशासनिक चीजें हैं जिनके बारे में हमको जानना चाहिए। एक सुदृढ़ नींव, यानी एक अच्छा प्रशासन करता था। ठीक है, केंद्रीय नौकरशाही थी, शीर्ष अधिकारियों को तीर्थ यानी महामात्र कहा जाता था। ठीक, क्या कहा जाता था? महामात्र। क्वेश्चन बन जाता है कि क्या कहा जाता था? जो शीर्ष अधिकारी थे, उच्च अधिकारी थे, उनको क्या कहा जाता था? महामात्र या तीर्थ। ठीक है, उनकी संख्या कुल मिलाकर के 18 थी। प्रमुख अधिकारी में समाहर्ता जो कि राजस्व विभाग का प्रधान या कर निर्धारण करता था, और सन्निधाता जो कि राज्य की कोष का संरक्षक होता था। अगर हम बात करें गुप्तचर व्यवस्था का, तो महामात्र शर्प विभाग के अंतर्गत 2 प्रकार के गुप्तचर थे, जिनमें संस्था एक स्थान पर रहकर के कार्य करने वाले थे। ठीक है, अब इनमें जो है इस समय की जो अर्थव्यवस्था थी उसके माध्यम से अगर हम यहाँ पर देखें तो सुदर्शन झील जो कि गुजरात में स्थित है, उसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। ठीक है, तो इसको आपको जानना चाहिए। सुदर्शन झील मौर्य वंश से संबंध रखता, तो क्वेश्चन बना है कई बार कि सुदर्शन झील जो है का संबंध किस वंश से है? मौर्य वंश, गुप्त वंश। ठीक है, कृषि और भूमि, यहाँ पर देखिए सीताध्यक्ष, ये शब्द आपके लिए इंपॉर्टेंट है। राज्य की जो भूमि होती थी उसको सीता बोला जाता था, और उसका जो प्रमुख होता था उसे सीताध्यक्ष कहा जाता था। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हैं। अदेव मात्रक, वह भूमि जहां वर्षा के बिना भी अच्छी खेती होती थी, उसे अदेव मात्रक कहा जाता था। तो ये शब्द जो शब्दावलियां हैं ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन जाता है किससे संबंध रखते हैं, इनसे क्या मतलब है। तो इस तरीके से सोने के सिक्के जैसे सुवर्ण या निष्क बोला जाता था, चांदी के सिक्के को पड़ बोला जाता था, तांबे के सिक्कों को माशक बोला जाता था। तो इतना आपको यहाँ पर जानना चाहिए। अब अगर हम बात करते हैं शुंग वंश यानी ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान,
ठीक है। क्योंकि अब देखें अगर तो जैन धर्म का अनुयायी था, अगर हम बात करें अपेक्षाकृत जो है अन्य जगहों से मौर्य वंश में जैन धर्म का विस्तार होता है, फिर उसके बाद अशोक जो है बौद्ध धर्म का विस्तार करता है। लेकिन अब धीरे धीरे शुंग वंश का संस्थापक, जिसे हम पुष्यमित्र शुंग कहते हैं, उसने अंतिम मौर्य जो शासक था बृहद्रथ, उसकी हत्या कर दी। ठीक है, बृहद्रथ एक कमजोर राजा था, उसका ही सेनापति था पुष्यमित्र शुंग, उसने हत्या करके गद्दी को हथिया लिया। और उसके बाद इसने जो है क्या किया, 2 अश्वमेध यज्ञ किए, जिसके लिए इसको बहुत जाना जाता है कि कौन सा ऐसा राजा था जिसने 2 अश्वमेध यज्ञ किए। तो ये क्वेश्चन बनता है। और उसके पुरोहित कौन थे, पतंजल थे। सांची और भरूच के स्तूपों का जो है पुनरुद्धार किया और पाषाण वेदिका का इसने निर्माण किया था। विदिशा दरबार, शुंग शासक जो भागभद्र के दरबार में यवन राजपूत हेलियोडोरस, जिसने भागवत धर्म के सम्मान में गरुण स्तंभ, ये गरुण स्तंभ भी बनवाया था। ठीक है, तो अंतिम शासक देवभूति की हत्या कर वासुदेव ने कर्ण वंश की स्थापना किया। इस तरीके से अलग अलग फिर छोटे छोटे वंशों की स्थापना होती है। शातवाहन वंश आता है, जिसे दक्षिण के स्वामी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसके संस्थापक शिमुक थे, राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन थे, इसकी राज्य की भाषा प्राकृत थी। तो यहाँ पर आपको इतना जानना है, बाकी बहुत ज्यादा नहीं। इसमें जो सबसे फेमस था गौतमी पुत्र सातकर्णी, ठीक है, जिसे नाहपाड़ को हराया था, जो कि नासिक प्रशस्त में इनकी विजय का वर्णन मिलता है। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर जो सामाजिक संरचना थी मातसत्तात्मक थी। राजाओं के नाम के साथ में जो है उनकी माता का नाम था। ठीक है, लेकिन सिंहासन पर उत्तराधिकारी पुत्र ही होता था। तो इतना आपको यहाँ पर जानना चाहिए। इन्होंने शीशे, तांबे, चांदी, प्रोटीन के सिक्के भी चलवाए थे। ठीक है, यहाँ पर इतना आपको जानना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें कालिंग का छेदी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब आप जो उस समय का शासक खारवेल था, इस वंश का सबसे जो प्रतापी था, जिसमें हाथी गुम्फा लेख, ठीक है, ये आपको यहाँ पर जानना चाहिए। उदयगिरी पहाड़ी, जो कि उड़ीसा से प्राप्त इस अभिलेख से खारवेल के बारे में थोड़ा सा जानकारी। ये हाथी गुम्फा अभिलेख बार बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि हाथी गुम्फा लेख किसके द्वारा था, तो ये खारवेल शासकों से संबंधित था। ठीक है, और इसका जो धर्म था, खारवेल जो है जैन धर्म का संरक्षक था। यहाँ पर देख सकते हैं ये जैन धर्म में चीज़ें उकेरी जाती थी और उन्हें जैन भिक्षुओं को संरक्षण दिया था। अब इसके बाद यहाँ पर देखें तो हिंदू यूनानी पश्चिम आगमन। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो भारत का उत्तरी पश्चिमी सीमा पर पहला विदेशी आक्रमण होता है। ठीक है, और उसके बाद मिनांडर यानी मिलिंद, ये सब भी आते हैं अपने समय में। बौद्ध ग्रंथ जो है मिलिंद पन्हों में मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के संवाद का वर्णन किया गया। तो ये क्वेश्चन बनता है मिलिंद पन्हों में किसका वर्णन है, तो मिनांडर और बौद्ध भिक्षु जो नागसेन है उनसे जो संवाद हुआ था वो उसका वर्णन है। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के इसी ने जारी किए थे। ठीक है, और हेलेनिस्ट कला यानी हेलेनिस्टिक आर्ट का भारत में प्रचार प्रसार होता है। अब इसके बाद ये सब यहाँ पर देख सकते हैं, थोड़ा बहुत ज़्यादा कुछ जानने के लायक नहीं है। कुषाण शासक जो साम्राज्य रेशम के प्रहरी के रूप में इनको 78 ईस्वी में राजारोहण के साथ ये शुरू होता है। अब हम धीरे धीरे बढ़ते हैं जो प्रमुख है, जिसके बारे में फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन बनते हैं और आपके एग्जाम में एक आध क्वेश्चन तो आ ही जाता है अगर प्राचीन इतिहास से संबंध रखता है वो। तो यहाँ पर देखें गुप्त साम्राज्य का उदय। ठीक है, और इसका आरंभ होता है किससे, श्रीगुप्त से। श्रीगुप्त इसके संस्थापक थे चंद्रगुप्त प्रथम, जो कि 319 से 335 ईस्वी तक, ये ईसा पूर्व नहीं है भैया, तक ये शासन करते हैं। और यहाँ इन्होंने क्या धारण किया था, चंद्रगुप्त प्रथम ने मतलब महाराजाधिराज की उपाधि धारण किया था। ठीक है, और गुप्त संभवत 319-20 ईस्वी भी इसी ने चलाया था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अगर हम बात करें समुद्रगुप्त का, जिसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो प्रयाग प्रशस्ति ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेख है, जिसके माध्यम से गुप्त वंश के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। हरिशेन के द्वारा ये रचित है। ठीक है, और इसमें जो है विजयों का वर्णन किया गया है। ठीक है, किससे, गुप्त साम्राज्य के संबंधित जो राजा थे उनसे। और उसके बाद अगर हम देखें तो मुद्रा, जो कि अश्वमेध कर्ता की उपाधि और बीड़ा बजाते हुए सिक्कों का चित्रण, ये देखो बीड़ा बजाते हुए जो सिक्कों का चित्रण है गुप्त वंश का। ठीक है, अब एक महत्वपूर्ण राजा जिसको हम चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जानते हैं, जैसे विक्रमादित्य, इसके शासनकाल को गुप्त समय का स्वर्ण युग का शिखर हम कह सकते हैं। ठीक है, इसने विजय भी प्राप्त किया था। सब शकों को हराने के बाद विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया और चांदी के इसने सिक्के चलवाए थे। और नवरत्न थे इसके दरबार में, कालिदास आप जानते हैं महान लेखक। ठीक है, बराहमिहिर, धन्वंतरी जैसे विद्वान इनके दरबार में थे। किसके, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो क्वेश्चन बनता है कि कालिदास किस जो है राजा के दरबार में थे, तो किसके, चंद्रगुप्त द्वितीय के। ठीक है, विदेशी यात्री, जो कि चीनी यात्री जो फायान था 399 ईस्वी में,
इसी के समय में भारत आया था। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त वंश मतलब गुप्त राजा के शासनकाल में आया था, तो 399 में फाहियान के। और इसने जो है महरौली, जो कि दिल्ली का लौह स्तंभ है जिस पर आज तक जंग नहीं लगी है, मतलब आप समझ सकते हैं कि वहां पर महरौली लौह स्तंभ है जिस पर आज तक जंग नहीं लगा है, तो उस समय क्या वैज्ञानिक प्रगति क्या रही होगी उसका प्रमाण ये देता है। अब उसके बाद धीरे धीरे परवर्ती गुप्त शासक, जिनमें अगर हम बात करें उसके बाद के, तो कुमारगुप्त, जिन्होंने नालंदा महाविहार यानी विश्वविद्यालय की स्थापना किया, ये क्वेश्चन बनता है, बहुत बार बना हुआ है। जिन्होंने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण किया था, किसने? कुमारगुप्त प्रथम ने, ठीक है। और स्कंदगुप्त की बात करते हैं तो स्कंदगुप्त हूणों का प्रथम आक्रमण इसी के समय में हुआ था, जिसको उन्होंने सफलतापूर्वक रोका, क्योंकि एक लंबा इतिहास था गुप्तों का, तो ये लंबा समय तक चलता। उसके बाद जूनागढ़ अभिलेख में सुदर्शन झील की फिर से मरम्मत कराया, उसके बारे में जो है वहाँ पर वर्णन है, हम लोगों ने जाना है, अभी मौर्य साम्राज्य के बारे में जो अध्ययन कर रहे थे। भानुगुप्त का संबंध जो है एरन अभिलेख से, सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य भी एरन अभिलेख से मिलता है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं गुप्त शासन, प्रशासन और विकेंद्रीकरण की ओर। अब प्रशासनिक ढांचा की जब हम यहाँ पर बात करते हैं तो साम्राज्य, जिसे भुक्ति कहा जाता था, इस शब्द जो है शब्दावली याद रखना है आपको, ठीक है। भुक्ति जो कि प्रांत होता था, और विषय, विषय का मतलब जिला में विभाजित था, ठीक है। पूरा साम्राज्य जो है भुक्ति और जिले में विभाजित था, तो जिसको भुक्ति मतलब भुक्ति जिसका मतलब प्रांत और विषय का मतलब जिला, इसमें विभाजित था, तो इसको आपको जानना। और अधिकारी जो होते थे प्रांतों में वो उपरिक्त और जिलों में जो विषयपति नियुक्त होते थे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर अग्रहार, जो कि मंदिरों और ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्ति भूमि थी, उसको अग्रहार, ये क्वेश्चन बना हुआ है कि अग्रहार किसे कहते हैं या इसका संबंध किससे था। तो गुप्त समय में जो मंदिरों और ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त जो भूमि थी, उसके लिए शब्द का उपयोग किया जाता था, क्या? अग्रहार, ठीक है। अब व्यापार में अगर हम बात करें तो रोम के साथ में व्यापार में गिरावट आई। ताम्रलिप्त जो है, जो कि बंगाल पूर्वी व्यापार का प्रमुख बंदरगाह बना था, ठीक है। अगर हम बात करें मुद्रा, तो सर्वाधिक सोने के सिक्के यानी दिनार जारी किए गए थे। सोने के सिक्कों को क्या बोला जाता था? दिनार। ये क्या था भाई? दिनार, ठीक है। लेकिन उसमें मिलावट धीरे धीरे करके बढ़ गई। अब इसके बाद गुप्तकालीन जो संस्कृति थी, समाज और संस्कृति की बात में हम करेंगे, तो जात व्यवस्था में कायस्थ जाति का सर्वप्रथम वर्णन जो है यहाँ पर है। स्त्रियों की दशा धीरे धीरे करके गिरावट होने लगी थी। धर्म जो है वैष्णव धर्म और शैव धर्म का उत्कृष्ट होने लगा था। जो है गरुड़ गुप्तों का राजकीय चिन्ह था। ये क्वेश्चन बहुत बार बना भाई, गुप्तों का जो राजकीय चिन्ह था क्या? वो गरुड़ था, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार बना है, इसको आप ध्यान रखें। और साहित्य में जो है, जो कि साहित्य संस्कृत यहाँ की राजभाषा थी, और कालिदास मेघदूत और अभिज्ञान शकुंतलम की रचना किए थे। अगर अब यहाँ पर हम देखें गुप्तकालीन जो समाज था, बेगार प्रथा, जिसमें जूनागढ़ अभिलेख में इसका जो है संकेत मिलता है कि समकालीन अभिलेखों में विष्टि कहा गया है, ठीक है। व्यापार, इस काल में जो है उज्जैन जो कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। यह क्वेश्चन बनता है कि ट्रेड से संबंधित जो है संबंध कौन रखता? तो उज्जैन रखता था, ठीक है। और उसके बाद मुद्रा, जो करेंसी, चांदी के सिक्कों को रुपयका यानी रुपयका कहा जाता था। ये क्वेश्चन बनाता है कई बार कि जो चांदी के सिक्के होते थे उनको क्या कहा जाता? सोने के सिक्के को दिनार कहा जाता था, चांदी के सिक्के को रुपयका कहा जाता था, ठीक है। और इस तरीके से श्रम संगठन संबंध अगर हम बात करें तो श्रेणी के प्रथम प्रधान को इस काल के ज्येष्ठक कहा जाता था। तो इतना आपको यहाँ पर जानना है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं। देखिए यहाँ पर मंदिर निर्माण, मंदिर बनाने की कला का जन्म इसी काल में हुआ था, ठीक है। धार्मिक विश्वास, रिलीजियस लोग, गुप्त सम्राट जो है वैष्णव धर्म के अनुयायी थे और इनका गरुड़ राज चिन्ह था, ठीक है। अवतारवाद और त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा होती थी, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब अगर हम बात करें चित्रकला यानी पेंटिंग, अजंता की गुफाएं जो कि बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंध रखती है, और बाघ की गुफाएं इसी काल में की गई हैं। सांस्कृतिक उपलब्धियों की बात करते हैं तो इन्हीं कारणों से गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। अब उसके बाद धीरे धीरे जो है पुष्य भूतिवंश और हर्षवर्धन का उदय होता है। हर्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राचीन इतिहास का राजा है, इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहिए। और इसने जो है साहित्यिक स्रोत, चूंकि ये खुद एक लेखक था, अगर हम बात करें तो बाणभट्ट का जो रचना हर्षचरित, उससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर जानकारी प्राप्त होती है। चीनी यात्री ह्वेनसांग का विवरण, सीयूकी जिसको कहते हैं, उनसे भी इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। हर्ष ने खुद अपनी कई रचनाएं लिखी स्वयं, जिसमें नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली नामक 3 नाटक इन्होंने लिखा। और हस्ताक्षर किया हर्ष के स्वयं के हस्ताक्षर जो कि बांसखेड़ा अभिलेख से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। अगर हम यात्री की बात करें तो ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा गया है। और यहाँ पर देखें तो प्रयाग महामोक्ष परिषद
यानी हर्षवर्धन प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयागराज में एक धार्मिक संसद का आयोजन करता था, अपना सारा धन दान कर देता था। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पर कई बार बना हुआ है और अलग अलग तरीके से इनके समय में भी अलग अलग युद्ध हुए, लेकिन आपके लिए इतना ही इंपॉर्टेंट था, इतनी चीजें जो आप लोगों को बताई गई। तो उम्मीद करते हैं सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप पीडीएफ चाहिए तो 95 65 27 24 42 नंबर पर व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर लीजिए और इनसे संबंधित जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के एग्जाम्स में अभी तक क्वेश्चंस आए हुए उनको हम आगे वीडियो के माध्यम से कल के डेट में जो है सॉल्व करेंगे। फिलहाल मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।